हाय गाइस, आज बताने वाले हैं अनुसूची। और अनुसूची क्या है? ये संविधान का ही एक भाग है। इसमें आज बताएंगे अनुसूची, जो हर एक अनुसूची में बताया गया है। जैसे आप किताब पढ़े होंगे, हर किताब में एक चैप्टर वाइज दिया जाता है कि ये कहानी इस चैप्टर में है, इस लेसन में है। उसी तरह जो हमारे संविधान में है, हर चीज़ का वर्णन एक अनुसूची में दिया गया है, ताकि इस अनुसूची में ये चीज़ को रखा गया है ताकि खोजने में, पढ़ने में आसानी हुई। आज चलते हैं अनुसूची के बारे में, बताते हैं किस अनुसूची में क्या चीज़ है। अनुसूची ये कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब इसका जितने भी राज्य है, 27 राज्य है। अब इसमें और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं, राज्य केंद्र है। इसमें 28 राज्य हैं और 28 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित राज्य दोनों को मिलाकर इसमें वर्णन किया गया है। चाहे अन्य राज्य आए या दूसरे देश से या अन्य राज्य जुटे, तो इसी के अंदर हम राज्यों का वर्णन कर सकते हैं। ये अनुसूची एक में कहती है। और ये जैसे कि 28 राज्य, इसी अनुसूची, चाहे हम अगर कोई भी राज्य की सीमा या कुछ भी चीज़ में परिवर्तन करेंगे तो हम अनुसूची एक के तहत ही कर सकते। ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ से किसी भी अनुसूची से कर सकते, ये नहीं। और पहली अनुसूची क्या बताती है कि राज्यों का संघ है, मतलब हर राज्य अनुसूची एक के तहत आएगी। और दूसरा क्या कहती है कि दूसरा कहती है जितने भी ऊंचे पद है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, लोकसभा हो गया, सभी बड़े जो अधिकारी लोग हैं, पेंशन होते हैं। ऊंचे पद के जो लोग होते हैं उसको एक पेंशन दिया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने रिटायर हो जाए तो उसके तो वो तो काम नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक अपने आयु के तहत एक पेंशन दिया जाता है ताकि वे अपना क्या कर सकते, भरण पोषण कर सके। वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और सभी को क्या दिया जाता है? पेंशन। ये अनुच्छेद 2 में कहती है कि जितने भी ऊंचे पद के लोग हैं उस सभी को क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। पेंशन, ताकि वो अपने सही तरीके, अब मान लिया जाए अगर हम बड़े पद के हैं, अब उसको हम छोटे चीज़ तो काम नहीं करा सकते, इसीलिए वो ऐसा ना हो, इसीलिए इस सब बड़े लोगों को क्या दिया जाता है? पेंशन। और पेंशन देने का किसमें है? अनुसूची 2 में के तहत हम बड़े अधिकारियों को पेंशन के तहत रूप दे सकते हैं उसको पैसे। और अनुसूची 3, और जैसे हम कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ में भर्ती या कोई चीज़ में नौकरी लेते हैं तो पहले हमको क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। इसलिए शपथ दिलाया ताकि हम देश के बारे में अच्छा बुरा क्या कर सकते हैं, ये शपथ दिलाता है। और ये शपथ किस में दिलाता है? अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाता है। जैसे कि आप न्यायालय जाते हैं तो आप गवाही के रूप में देते हैं, तो आपको क्या दिलाया जाता है? शपथ। इसलिए शपथ दिलाया जाता है ताकि अपने अंदर की जो सच्चाई है आप उन्हें सच बोल सकें। इसी तरह बड़े पदों के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा, सभी बड़े पदों को शपथ दिलाया जाता है ताकि ये अपने देश के प्रति निष्ठापूर्वक काम कर सके। सभी लोगों को अनुसूची 3 के तहत हम शपथ दिलाते हैं। और अनुसूची 4 क्या कहते हैं? जैसे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, जिसमें जैसे कि राज्यसभा का वर्णन किस में है? ये अनुसूची, जैसे कि अगर ये नहीं, जैसे किसी चैप्टर में अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में 7वीं चैप्टर में है तो हम उसमें देगा कि 7वीं ही चैप्टर में आप जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरह राज्यसभा के बारे में मेरा अध्ययन करने का सूची किसमें है? अनुसूची 4 में वर्णित किया गया है। और अनुसूची 5, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। जैसे कि अनुसूचित किसी चीज़ को एक विशेष प्रकार के क्या दिया जाता है? छूट। जैसे कि हरिजन हुआ, डोम हुआ, इस सबको एक अलग छूट देता है
तो उसी तरह ये सारे चीज़ों का वर्णन एक अनुसूची 5 में वर्णित किया। जैसे छोटे लोगों को किस तरह से रखा जाए, किस तरह की छूट दिया जाए, तो ये किस में है? अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 जैसे कि एक विशेष कुछ खास विशेष राज्य होता है, जैसे कि 28 राज्य में कुछ ऐसे विशेष राज्य होते हैं जो कि एक अलग छूट दिया जाता है, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया तथा मिजोरम हो गया। ये से 4 राज्यों में एक विशेष जो जनजातीय हैं उसको अलग छोड़ दिया गया, एक अलग वर्णन किया है। हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के बारे में अनुसूची 6 में पढ़ते हैं। अनुसूची 6 में कभी कभी पूछता है क्या कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा को रखा गया? अनुसूची 6 में रखा गया है। और अनुसूची 7 हो गया, जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का मतलब हो गया जैसे कि कार्य करने का, ये नहीं कि अलग हो गया, कार्य करने का। जैसे कि केंद्र सरकार अपने केंद्र के हर राज्यों के लिए चला सकता है और राज्य सरकार अपने राज्य में ही कार्य कर सकता है। इसलिए होता है कि जैसे कि कभी कभी कार्य समान हो जाए तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है? विवाद बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं जैसे विवाद ना हो, वो अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करे, तो ये अनुसूची 7 के तहत कहते हैं शक्तियों के विभाजन। जैसे कि हम कोई भी कानून अपने राज्य में लागू किए और वही कानून केंद्र सरकार भी लागू किया, तो वैसे चीज़ में क्या होता है? टकराव हो जाता है। तो वैसे क्या होता है कि वो चाहता है कि राज्य सरकार नहीं ये मेरा कानून चले, नहीं केंद्र सरकार चाहता है कि नहीं मेरा कानून चले। वैसे स्थिति में ऐसी टकराव की स्थिति ना आए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? इसको अनुसूची को और 3 भागों में बांटे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के तहत केंद्र सरकार कानून बना सकता है। जैसे अगर केंद्र सरकार कानून बना दिया तो ये क्या होगा? केंद्र सरकार कानून बनाया तो वो केंद्र सरकार के तहत हर राज्य में लागू होगा। और राज्य सूची में हो गया, अगर राज्य सरकार अगर कानून बनाती है अपने राज्य में, अगर राज्य सरकार अपने राज्य में ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकते। बट कानून बनाने के तहत अगर केंद्र सरकार कानून बना ली, तो अगर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार और दोनों के कानून सेम करते हैं, तो हमें केंद्र सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि हम केंद्र सरकार के कानूनों और नियमों को मानना पड़ता है और राज्य सरकार को ही केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। राज्य सूची हो गया। पूछता है कभी किस सूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को बांटा गया? अनुसूची 7 के तहत। और अब आता है अनुसूची 8। और अनुसूची 8 में पहले 14 भाषाएं थे, बाद में इसमें 8 भाषा और जोड़ी गई, जिसमें अब टोटल भाषाएं कितनी होगी? 22 भाषा। 22 इसमें डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में किया जाता है। जैसे कि 8वीं सूची के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी हो गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया, फिर मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा। सिंधी को 21वां संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा। 21वां संशोधन में ये नहीं कि लगातार जहाँ मन तहाँ से जोड़ दिए और संशोधन लिख दिए, नहीं, कोई भी संशोधन क्या होता है? सीरियल वाइज होता है, 1 2 3 4 करके उसका सीरियल वाइज क्या होता है? संशोधन होता है। जैसे सिंधी 21वां संशोधन 1968 में जोड़ा गया था।
और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1972, जिसे जब बंगाल विभाजन हो रहा था इंदिरा गांधी के समय, जब वहाँ हो रहा था इंदिरा गांधी, उसी समय 71वां संविधान संशोधन किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन को के तहत मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया, जो कि कब जोड़ा गया था? 2003 के तहत। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और इसी 22 भाषाओं के अंतर्गत कोई भी राज्य अपने अनुरूप 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को क्या कर सकता, अपना सकता है या अपने मान को रख सकता है। और कभी कभी होता है क्या, उच्च न्यायालय में तो ये 22 भाषा है, उच्च न्यायालय में तो 22 भाषाओं का वर्णन तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए उच्च न्यायालय में ये वर्णित किया गया है कि आप 22 भाषाओं में से सिर्फ एक का भाषाओं में कॉमन लिखिए, अंग्रेजी। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो लगभग हर राज्य में बोली जाती है, इसीलिए कोई भी लिखावट जब वो लेटर या कोई भी कानून बनाती है तो वो इंग्लिश में उसको लिखती है, ताकि इसका जो भाषाएं हैं वो हर राज्य में सही से पढ़ी जा सके। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची। और सिंधी को 71वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1972 के तहत, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब आती है अनुसूची 3, बोलता है संपत्ति का अधिकरण का वर्णन। संपत्ति अधिकरण जैसे कि इसमें होता क्या है, जैसे कि कभी कभी होती थी कि बहुत बड़े संपत्ति का मालिक एक ही होता था, लेकिन ऐसा नहीं, अब हर संपत्ति का हर कोई मालिक हो सकता है। अब जैसे कि कोई भी राज्य चाहती है कि हम किसी पब्लिक से अगर हम जमीन को लें या कोई बाईपास पास करें, तो हम इस संपत्ति के अधिकरण के तहत हम सरकार पर कानून भी लगा सकते हैं, ताकि हमको लगे कि हम सरकार को जमीन ना दें। तो आप संपत्ति के अधिग्रहण के तहत आप सरकार पर कानून भी लगा सकते हैं, आप उच्च न्यायालय में जाकर इसका विरोध भी कर सकते हैं। अगर आपकी संपत्ति लेती है तो सरकार उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। इसी के तहत अनुच्छेद 9 के तहत संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। आप इसी अधिनियम उसमें जैसे कोई भी रूल होता है, जैसे कि आप कोई भी स्कूल या कॉलेज में गए, उसमें भी क्या होता है, रूल होता है कि नहीं आपको ड्रेस में आना है, ये करके आना है, ये करके आना है। तो उसी तरह हमें भी सरकार के तहत कोई भी कार्य या नियम कानून करने के लिए या उस पर कोई भी रुकावट करने के लिए हमें अधिनियम देती है, जिसमें संपत्ति के का वर्णन जो है किया गया अनुसूचित 9 में। और अधिनियम 284 के तहत हम सरकार पर क्या लगा सकते, कानून लगा सकते हैं या विरोध कर सकते हैं कि भाई हम संपत्ति को नहीं देख सकते, ये खुद का संपत्ति है, सरकार की नहीं है। तो इसी के तहत अधिनियम 284 के तहत, इसमें टोटल कितने 284 है, आप इसके तहत किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। अब होता है जैसे अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या बोलता है? दल बदल कानून। अनुसूची 9 को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन सबसे पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में इसका संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। कभी कभी पूछता है कि पहली संशोधन कब किया गया था? पहली संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अब आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या बोलती? दल बदल कानून का प्रावधान। दल बदल कानून क्या होता है? कभी कभी होता है क्या, जैसे कि 100 वोट है
और एक व्यक्ति को इसमें मान लिया 4 पार्टी है, इसमें 4 पार्टी है और इसमें 3 पार्टी है। इस तीनों पार्टी को 4 पार्टी को अलग अलग तरह के वोट मिलते हैं। जैसे इसको मिला 25, इसको 30 और इसको मिल गया 10 और इसमें टोटल 40 वोट मिल गया, 35 वोट मिला अलग अलग। अब ये चाहती है कि नहीं ये पार्टी आके मेरे में जुड़ जाए, गठबंधन बना ले। तो ये होता है दल। जैसे एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना, उसी को बोलते हैं दल बदल कानून। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि गठबंधन की सरकार हो गई, तो मतलब क्या होता है, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो वैसी चीज को कहते हैं दल बदल कानून का प्रावधान। ये दल बदल कानून का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। कभी कभी पूछता है कि दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 10 के तहत। और अनुसूची 11 हो गया पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था क्या होता है, पंचायती व्यवस्था को कभी कभी त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कही जाती है। इसको कभी कभी त्रिस्तरीय 3 स्तरों पे करती है काम। जैसे कि पंचायत, जैसे ग्राम में जो होता है वो पंचायत होती है। जैसे पंचायत गांव में पंचायत लेवल पे कोई भी कार्य होती है, जैसे नाला साफ, सड़क बनाना, कोई भी चीज़ का कार्य ये पंचायत समिति करती है। अगर कोई झगड़ा हुआ तो पंचायत लेवल, हर के नहीं कि वो तुरंत कोर्ट चला। इसीलिए कहती है उच्च न्यायालय कि आप कोई भी मामला पहले ग्राम में है तो ग्राम के लोग हैं तो वो पंचायत में ही सुलझाए। तो इसीलिए पंचायत समिति का व्यवस्था क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। इसमें 19 विषय मतलब कार्य हो गया करने का अलग अलग। जैसे नाला साफ हो गया, सड़क बनाना हो गया, आवासीय दिलाना हो गया, ये सारे काम क्या हो गया, ये 29 विषय के तहत हम कर सकते हैं। और अनुसूची 12 हो गया। अब जानते हैं अनुसूची 12 में अनुसूची कहती है शहरी क्षेत्रों के बारे में वर्णन। जैसे शहरी क्षेत्र हो गया, जैसे कि अब बड़े टाउन हो गया, उससे बोलते हैं बड़े क्षेत्र। जैसे 10 लाख से अधिक आबादी निवास करे, 10 लाख है तो इसमें होता है शहरी क्षेत्र आ गया। और शहरी क्षेत्र हो गया तो उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा, वहाँ के लोगों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा। हम विषय 18 के तहत उसकी व्यवस्था और नियमों को दिमाग में रख के काम करते हैं। अनुसूची 12 के तहत शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन, ये सारे चीज़ किसमें विषय 18 में आता है, इसी के तहत हम करते हैं। और ये 74वां संशोधन 1993 में जो रहा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे राज्य जैसे बोलता है कि हम कभी पूछ देता है किसी भी राज्यों का जुड़ाव या अलगाव हम किस सूची के तहत कर सकते हैं। हम अनुसूची 1 के तहत कर सकते हैं, चाहे उसमें आप संशोधन ही कीजिए या आप जो दूसरे राज्य की सीमाओं में बदलाव कीजिए, हम जो भी करेंगे अनुसूची 1 के तहत करेंगे। और अनुसूची 2 कहते हैं, जैसे ऊंचे पद हुआ, अब वो रिटायरमेंट हो गए तो उसको पेंशन के तहत उसे पेंशन दिए जाते हैं ताकि वो सही रूप से अपना भरण पोषण कर सकते। अब मान लिया जाए हम राष्ट्रपति को दे बैंक में बैठने के लिए, ये तो गलत है। बड़े पद से छोटे पद हम दे नहीं सकते। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी ऊंचे पदों को पेंशन किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत। और बोलते हैं अब अनुच्छेद 3 में, जैसे कि बोलते कभी कभी इसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे जो ऊंचे पद के लोग हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुए, सारे लोगों को शपथ दिलाता है। तो ये शपथ की किस अनुसूची के तहत शपथ दिलाए, अनुसूची 3 के तहत क्या आता है, शपथ दिलाया जाता है। और अनुसूची 4 क्या आता है, राज्यसभा का पढ़ते हैं। राज्यसभा मतलब हर राज्य में है,
राज्यसभा का वर्णन, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा, और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। तो कभी कभी बोलता है राज्यसभा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया, अनुसूची 4 में। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अनुसूची में राज्यसभा लोकसभा दोनों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन के तहत देता है कि पूछता है कि अनुसूची 4 में राज्यसभा का वर्णन किया गया, लोकसभा का वर्णन किया गया है, राज्यसभा लोकसभा दोनों का वर्णन किया गया है, केवल नन ऑफ दी, तो इसमें सिर्फ राज्यसभा का वर्णन किया गया है, लोकसभा का नहीं। अनुसूची 5 पूछता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुसूची 5 में रखा गया है। और कभी कभी किस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को जोड़ा गया, अनुसूची 6 के तहत। बोलते किस अनुसूची के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, अनुसूची 7 के तहत। कभी इसी में समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बोलता है किस अनुसूची के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, अनुसूची 8 के तहत। इसमें सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में, कोंकणी कभी कभी पूछता है कोंकणी, मणिपुरी तथा संताली किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1972 में। और अनुसूची 9 में आते हैं। बोलता है संपत्ति का अधिकरण किस अनुसूची में है, अनुसूची 9 में। पूछता है कभी कभी इसमें कितने विषय है और कितने विषय पर हम किसी भी चीज़ पे नियम कानून लगा सकते हैं, तो 284 के तहत। इसमें 284 अधिनियम है, इसके तहत है। और जैसे अनुसूची, अब आते हैं अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में बोलता है कि किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया, अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया, जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। अब बोलता है किस अनुसूची में पंचायती व्यवस्था का वर्णन किया गया है, अनुसूची 11 में किया गया है। और बोलता है इसमें कितने विषय, तो 29 विषय हैं। और 73वां संविधान संशोधन 1913 के तहत जोड़ा गया। अब बोलता है किस अनुसूची के तहत शहरी क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, अनुसूची 12 के तहत। इसमें टोटल कितने विषय है, 18 विषय है। और 74वां संविधान संशोधन 1913 में जोड़ा गया था। इसे आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल माई स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल 8757 पे ऐसे कई वीडियो आप देख सकते हैं टाइप बाय। धन्यवाद। अब